एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्यूशन डालना है। क्या है? कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है, एल बराबर क्या है 0.5 मीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, आर बराबर कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसे 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर लिख लेंगे, और 500 फेरे हैं, तो कैपिटल एन बराबर कितना है 500 फेरे। आगे इसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर 5 एम्पियर। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? क्या पूछ लिया उसने? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं, परिनालिका या सोलेनॉइड, इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं, या परिनालिका, सुनिए, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। एन जो होता है यहां पर, वैसे फॉर्मूला है ये, ठीक है, याद रखना है, जिंदगी भर बहुत आता है सोलेनॉइड के लिए। तो यह एन जो होता है, यह एन बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल एन अपॉन एल, मतलब प्रति एकांक लंबाई में नंबर ऑफ टर्न, टर्न मतलब चक्करों की संख्या, ये तो मतलब हो गया प्रति मीटर में जितने चक्कर हैं वो, ठीक है। तो बस इसी से निकाल लेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि वी नो देट, हम जानते हैं कि b बराबर क्या होता है म्यू नॉट एन आई, राइट। अब n की वैल्यू क्या है, n बराबर होता है n अपॉन एल, तो म्यू नॉट n अपॉन एल इंटू आई, वैल्यू लगाओ। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की वैल्यू कितनी दी है 500, l की वैल्यू कितनी दी है, l की 0.5, i की वैल्यू कितनी दी है 5, बताइए, ठीक है। देखो अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ 0 लग जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, ठीक है। 4 पाई, अब बात आई 4 पाई, 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अब एक बात ये बताइए, 5 तो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 3 0 1 2 3 3 0 है, तो 10 के -7 में से 3 0 कम कर दो तो माइनस का कितना बचेगा 4, क्लियर। अब 5 की 4 से पहले गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 3.14 गुणा 10 की घात -4, क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर ये 0 मैं फिर कम कर दूं एक इसमें से, तो माइनस की 3 बचेगी, और 2 से इसकी गुणा कर दूं तो 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 तिया 6, और 10 की घात इस 0 की वजह से ये कितनी बची -3। क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला। ये हमने अलग से लिखवाया आपको, ठीक है, इसे नोट करके अलग लिख लेना कि धारावाही परिनालिका हो या फिर सोलेनॉइड हो जा, ठीक है, सोलेनॉइड इंग्लिश में कहते हैं परिनालिका को, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। और एन की वैल्यू स्मॉल एन की किसके बराबर होगी एन अपॉन एल के, तो उसी से हमने ये सवाल करा है, ठीक है। देख लीजिए आंसर 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ये दिया तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इससे पिछले पार्ट में हम एग्जाम्पल 8 तक कर चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1 से लेकर 3 तक, फिर 4 से 9 8 तक, और ये एग्जाम्पल कौन सा है 9 है, ठीक है। तो प्लीज उन्हें भी देख लेना, नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं अब, क्या है एग्जाम्पल नंबर 10। किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला है। क्या है, सॉल्यूशन डालना है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला, तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक में 1 एम्पियर की धारा आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखा है तब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा नंबर ए पूर्व से पश्चिम की ओर है, बी दक्षिण से उत्तर की ओर है। तार के प्रति एक एकांक लंबाई पर बल कितना है, पहले क्या कह दिया उसने, किसकी दिशा, धारा की दिशा, धारा प्रवाह की दिशा कहां से है, पूर्व से पश्चिम की ओर होने पर एकांक लंबाई पर बल। तो हमने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, F बराबर आई बी एल, याद आ रहा कुछ, F बराबर आई बी एल, लेकिन एकांक लंबाई कह दिया है, तो एल को मैं बट्टे में ले जाऊं, तो F अपॉन एल इज इक्वल टू आई बी, बस वैल्यू लगा दो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की घात -5, तो कितना आंसर आ गया 3 गुणा 10 की घात -5 एफ अपॉन एल न्यूटन प्रति मीटर। एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो इतना होगा। क्लियर है, 3 गुणा 10 के पास। अब आप कहोगे सर इसमें दिशाओं का भी तो खेल था, दिशाओं के बारे में भी तो कहा था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, देखो मैं दोबारा पढ़ता हूं इस सवाल को, बहुत मजा आएगा। किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक 3 गुणा 10 की घात -5, ठीक है, टेस्ला है, तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक उत्तर से भौगोलिक दक्षिण उत्तर की ओर है, सॉरी दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जब भी ऐसी बात आती है दिशाओं की, तो हम ऐसे करके ग्राफ बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, मतलब दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, राइट। तो उसने क्या कहा है, दिशा क्या है इसकी, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा कैसे दी है इन्होंने, देखो ऐसे दी है, ये तो मतलब हो गया क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर है। अब बताओ क्लियर है। अब ये जो तार रखा था एक, वो कैसे रखा था, अब ये सुनो। जब ये तार किसी मेज पर रखा है तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है, कोई तार ऐसा रखा था ऐसे यूं, और इसकी दिशा क्या थी धारा की, पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र और धारा इनके बीच में कितना का एंगल बन गया है, 90 का तो है, कहीं भी देख लो 90। कभी तुम ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो F बराबर IBL साइन थीटा भी पढ़ा था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे है कितनी 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए हमने इसे सवाल को ऐसे करा। ये बना लेना अब आप, ठीक है, समझ रहे हो। ये तो धारा ऐसे बह रही है, आई धारा ऐसे बह रही है पूरब से पश्चिम की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो साउथ से, ठीक है, नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर। क्लियर है ये सवाल, आप बताओ समझ में आ गया। अब आप ये मत सोचना कि धारा की दिशा ऐसे कर तो दिया था, सिंपल ऐसे ही कर देते हैं। अगर आप ना समझे वाले डायरेक्शन का खेल, तो इसी का बी पार्ट नहीं कर पाएंगे आप, ये यही तो है, बी नहीं कर पाओगे अगर ये बात ना समझी हो। क्या कहा था उसने, चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर है, हमने बना दिया। फिर वो बोला एक तार है जो लंबा सा रखा है मेज के ऊपर, और उसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, हमने बना दिया, ठीक है। तो उनके बीच प्रति एकांक लंबाई पर बल बताइए। तो एकांक लंबाई पर बल फॉर्मूला पढ़ा था हमने IBL साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90, क्योंकि तो कहीं भी देख लो तार के साथ चुंबकीय क्षेत्र कितना कोण बना रहा 90 का, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1, एल को हम बटे मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने प्रति एकांक लंबाई खुद कहा है सवाल में, आप पढ़ लो चाहे, ठीक है, F/L, यही हमारा आंसर है। और अगर तुम कहोगे कि कर तो दिया था सर वैसे ही साइन थीटा ना लगाते, ये लगा भी दिया था, कोई बात नहीं, ये ना समझाओ हमें, ठीक है, तो मैं कहूंगा फिर भी सवाल समझ में नहीं आएगा। नोट करिए पहले आप इसे, कर लिया, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं अब क्या हुआ। बी पार्ट में इसने कहा है दक्षिण से उत्तर की ओर है, धारा की दिशा कहां है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो तार के प्रत्येक लंबाई पर बल बताइए। बी में क्या कहा है, धारा प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है, तब एकांक लंबाई पर बल। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी बदला है इसने, चुंबकीय क्षेत्र तो जैसे था वैसे ही है, देखो ये है दक्षिण से उत्तर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र है, राइट। तो वो क्या कह रहा है, धारा प्रवाह की दिशा क्या है, अब दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर। में दूसरा मार्कर से बना दूंगा अलग दिखे आपको। तो ये तार रख दिया हमने, ठीक है, इसकी दिशा क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इसका मतलब मैं तुमसे पूछूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र था और ये धारा आई है, इनके बीच कितने का एंगल है, तो आप कहोगे समांतर है, तो हर एक के क्या है, तार समांतर है, और समांतर में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, F=IBL साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या है यहाँ पर 90, ये बना लेना डायग्राम, समझ गए अब, सॉरी थीटा बराबर क्या है अब यहाँ पे 0 डिग्री, तो F/L तो हम बटे में लेगा IB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 ने इन सबको भी क्या कर दिया 0, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, क्या लिख देंगे हम, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अब कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, उसकी प्रति एकांक लंबाई पर किसी भी तरह का कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्यों, सवाल तुम्हारे सामने है, आप समझ में आ गई डायरेक्शन का खेल सब कुछ, इसलिए तुम्हें सारी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसने धारा को क्या कर दिया, उसकी दिशा में दे दिया, तो समांतर हो गया, 0 बना, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। नोट करिए आप इसे भी,
एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, ये करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 11 सुनना है भाई, सुनो क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के सॉल्यूशन डालना है, आराम से करेंगे एक एक करके बहुत। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में बदल दिया हमने, मीटर में। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी कुंडली में जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं, एन बराबर कितना है 100। 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा, आई बराबर क्या है 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। नंबर 1 कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। नंबर 1 कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो तुम्हें याद होगा हमने रटवाया था आपको, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर एन ना दिया होता फेरों की संख्या तो एन ना लगाते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, प्रूफ भी आ जाता है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है। देखो आ गया न्यूमेरिकल। मैं बोलूं म्यू नॉट की वैल्यू क्या है तो क्या बताओगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू कितनी है भाई 100। आई की वैल्यू कितनी है 3.2 अपॉन में 2, आर की वैल्यू कितनी है आर की 10 गुणा 10⁻²। बताओ ठीक है। तो एक बात बताओ, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। देखते रहना भाई, 2 समय से काट रहा हूं, 2 दूनी 4, ठीक है 2, देखते रहना। पाई की वैल्यू क्या लगा रहा हूं मैं 3.14। अब पहले और 3.2 भी लिख रहा हूं, सही समझ रहे हो, देखो 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू लगा दी, ये वाला 3.2 लिख दिया, क्लियर। अब घातों को हल करवाओ मेरे साथ। ये बताओ इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 10⁻², ऊपर जाके प्लस की 2 हो जाएगी, प्लस की 2 और 1 0, ये प्लस की 3 हो जाएगी, प्लस की 3 और ये -7, तो माइनस का क्या बचेगा 4, क्लियर। अब आज से मेरी एक बात फिर ध्यान दो, पहले भी बताया था मैंने, कहीं भी पाई स्क्वायर लिखा हुआ दिखे आपको तो इसकी जगह पे 10 लिख लिया करो, ये भी याद रख लो एक बात। नंबर 1, अगर कहीं भी आपको 3 पॉइंट कुछ लिखा हुआ हो, फिर 3 पॉइंट कुछ लिखा हुआ हो और उनकी गुणा हो रही हो, तब भी उसकी जगह पे 10 लिख दिया करो। देखो क्यों कह रहा हूं मैं, 3.2 3.1 इनकी गुणा करके तो देख लो 10 ही आएगा भाई, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं 10, 10⁻⁻4। तो क्या बचा हमारा, देखो 2 1 0 ये कम कर दो, तो 2 गुणा 10⁻³ क्या है चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला। बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है, क्लियर है, कैलकुलेशन है, दोबारा देख लेना वीडियो, अगर समझ में ना आए तो नोट करिए आप इसे। एग्जाम्पल इसी का बी पार्ट देखते हैं अब, ठीक है। क्या है बी पार्ट में, इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण जल्दी बता दो। एम, एम बराबर क्या होता है NIA, याद आ रहा है कुछ, एम बराबर NIA, इसे साफ कर दो। चुंबकीय आघूर्ण प्रूफ कर चुके हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है, सब थ्योरी कराई है मैंने आपको। तो बी पार्ट में क्या पूछा उसने, चुंबकीय आघूर्ण। बोर्ड के एग्जाम में भी ये लिख के आना, आपको क्वेश्चन थोड़ी ना उतारोगे आप वहां पे, ठीक है। तो बी पार्ट डाल के चुंबकीय आघूर्ण हिंदी में भी जरूर लिखना है, तब लिखना एम बराबर क्या होता है NIA, सब चीजें दी हैं। अब तुम कहोगे ये तो दिया ही ना, तो मैं तुमसे कहूंगा आर ना दिया भाई, तो ये बराबर πr² होता है, ठीक है, NI πr²। एन की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू कितनी है 3.2, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर, तो आर की स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो -4। बताइए ठीक है। तो देखो भाई कितना सिंपल हो गया, 2 0 3 0 4 0, 10⁻4 4 मतलब 10⁻⁻4 कट गया। अभी क्या बताया था मैंने कि इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 10, तो चुंबकीय आघूर्ण आ गया भाई 10, और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो आई का एम्पियर, एम का मतलब सॉरी एरिया का, मीटर स्क्वायर, एन ये नंबर है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट कीजिए, एक आंसर ये भी हो गया, चुंबकीय आघूर्ण भी नोट कीजिए। नेक्स्ट सी सवाल देखते हैं, इसका क्या है सी पार्ट, देख ही रहे होंगे आप। सी पार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ऊपर का पढ़ लूं, नहीं तो सवाल गलत कर दोगे आप। क्यों, क्योंकि उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल दिया, क्लियर है। तो सी पार्ट से पहले कुछ लिखा हुआ है वो देख लो, क्या लिखा हुआ है। यदि कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में रखी है तथा किसी क्षैतिज अक्ष जो उसके व्यास से संरेखित है के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है एक 2 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा ये दे दिया इन्होंने, यदि 2 टेस्ला
का एक समान चुंबक, जबकि इससे पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारा क्या आया था 2 × 10⁻³ टेस्ला, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो इन्होंने सवाल पूरा बदल दिया, ठीक है। 2 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में है, जो इस प्रकार है कि आरंभ में कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रारंभ में कुंडली 90 डिग्री के कोण पर घूर्णन करती है, ठीक है। थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। नंबर सी, अब आया सी की बात। आरंभिक तथा अंतिम स्थिति में कुंडली पर बल आघूर्ण का परिमाण क्या है, आरंभिक और अंतिम स्थिति में। तो आरंभिक स्थिति में बल आघूर्ण, तो ये बताओ बाद में इन्होंने 90 डिग्री से घुमाया है। अब मैं पूछूं पहले क्या था, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है पहले क्या था ऐसे, तो समझ लो पहले 0 था। जब कोई एंगल ना दिया हो तो पहले क्या मानोगे आप, ये तो कहोगे जब कोई एंगल ना तो 0 है, ठीक है। तो आरंभिक स्थिति में बल आघूर्ण, तो टो बराबर क्या रखेंगे हम यहाँ, सॉरी थीटा बराबर क्या रखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। तो टो बराबर क्या होता है MB साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, चाहे M कुछ भी हो B कुछ भी हो, आंसर क्या आ गया हमारा 0। फिर क्या कहा उसने, ये तो कहा सी में आरंभिक तथा अंतिम स्थिति में कुंडली पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे हम, अंतिम स्थिति में बल आघूर्ण, तो टो बराबर MB साइन 90, अंतिम स्थिति में 90 हो गया, तो साइन 90 ऑन 1, M की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारी 10, और B की वैल्यू क्या है ये वाली, कभी वो वाली लगा दो, दिया है इसने 2, तो 10 दूनी 20, तो बराबर क्या आ गया हमारा 20 न्यूटन मीटर। अब बताओ समझ में आ गया, सी पार्ट भी नोट करिए अभी, फिर डी पे चलते हैं। क्या है डी, नोट कर लिया, हाँ जी देखते हैं। 90 डिग्री पर घूर्णन करने के पश्चात कुंडली द्वारा अर्जित कोणीय चाल कितनी है, कुंडली का जड़त्व आघूर्ण इतना है। क्या पूछ लिया इसने, थीटा बराबर जब 90 डिग्री था तो कोणीय चाल क्या है, ओमेगा पूछ ली, कोणीय वेग या कोणीय चाल ओमेगा, और जबकि जड़त्व आघूर्ण कितना दिया है इन्होंने। जड़त्व आघूर्ण को मैं ऐसा करके लिख रहा हूं क्योंकि अभी हमने आई से किससे लिखा है, इससे, जड़त्व आघूर्ण को भी आई से लिखा जाता है, ठीक है। ये किसका पार्ट है वैसे, जड़त्व आघूर्ण 11th में पढ़ा जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। घबराना मत आप, कभी ये सोचो कि इसमें तो पढ़ा ही ना, इसमें आया ही है, न्यूमेरिकल में आ गया, अब क्या करें आप, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन 2MB, ये याद रखना। टी क्या है यहाँ पे, आवर्तकाल टाइम पीरियड, आई क्या है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, जड़त्व आघूर्ण लिखा हुआ दिख रहा होगा, आई क्या है जड़त्व आघूर्ण, क्लियर है। और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 11th क्लास में हम ये पढ़ाते हैं, जड़त्व आघूर्ण को आई से लिखते हैं, आई इजिकल टू MR², यह है फॉर्मूला इसका। तो इसका किलोग्राम और इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ आया है, ठीक है। लेकिन अब मैंने इस वाले आई से क्यों ना लिखा, इससे क्यों लिखा है इसे, क्योंकि हम आई से धारा लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे होना। अब आप कहोगे सर इसने टी थोड़ी ना पूछा है, ओमेगा पूछा है, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ओमेगा किसके बराबर होता है ये बता दो मुझे, 2 पाई अपॉन टी है, होता है ना। तो अगर मैं इसे टी को इधर ले जाऊं 2 पाई अपॉन टी, और इन सबको इधर ले जाऊं, तो ऐसी तो हो जाएगा 2MB अपॉन आई इजिकल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, और ये किसके बराबर है अभी बताया तुमने, ओमेगा के, ठीक है। तो ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट, ओमेगा लिख दिया 2MB अपॉन आई, सबकी वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ करा रहा हूं देखो, बहुत सिंपल हो जाएगा। 2MB की वैल्यू बता दो, तो बराबर MB अभी जो आया था, तो 20 आया था या नहीं, अभी ये करा हमने। तो बराबर नहीं होता MB, तो इसकी जगह पे मैं अगर कहूं कि टो लिख दूं तो कोई परेशानी है। टो बराबर MB, और टो की वैल्यू क्या आई है 20, आई की वैल्यू कितनी दी है 0.1, पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो यहाँ 0 लग गया, तो कितना आ गया 200 की 200 गुणा करी तो 400, 400 को बाहर निकल के क्या आता है 20, ओमेगा बराबर क्या आ गया 20 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा मतलब कोणीय चाल, कोणीय चाल की स्पीड क्या होती है, वो मात्रक क्या होता है 20 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। अब बता दीजिए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, जब कुंडली का नाम आए उसमें आवर्तकाल जो होता है वो 2 बराबर पाई अंडर रूट आई अपॉन 2MB होता है। आई क्या है यहां पर, आई क्या है जड़त्व आघूर्ण, आई क्या है यहां पर जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। नोट कर लीजिए, अभी डी भी हो गया इसका। कर लिया। क्वेश्चन नंबर
12 जो है ये थ्योरेटिकल है, देख लेना आप, एग्जाम्पल है, वैसे ऐसे आता नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, ठीक है, चेक कर लियो, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, वैसे कुछ जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13 पर पहुंचते हैं, जो कि इसका इस चैप्टर का गतिमान आवेश और चुंबक का तो चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसका लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, शेयर करें। एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन एक एक करके करेंगे। नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या है यदि दिखाया गया एमीटर आर ए इजिकल टू आर जी इजिकल टू 60 ओम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है। बी, भाग ए में बताया गया गैल्वेनोमीटर ही है परंतु आर एस बराबर 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर एमीटर में परिवर्तित किया गया है। सी, शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है। तो पहले मैं चाहूंगा, जब उसने खुद कहा है कि नीचे दिखाया गया, बिना इसके चित्र के हम कर भी नहीं पाएंगे, तो चित्र मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये दिया है इन्होंने चित्र, यहाँ बना रहा हूं मैं ऐसा। ये 3 ओम का है ना, 3.00 लिखा हुआ है वैसे इसमें, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। वेरी गुड, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस आ रहा है। हाँ भाई, अब शुरू करते हैं। सवाल क्या है, नीचे दिखाया गया, मतलब इस वाले की बात कर रहा है, नीचे दिखाया गया परिपथ में धारा का मान क्या है यदि दिखाया गया एमीटर ए सवाल में क्या कहा है, आर जी इजिकल टू 60 ओम का प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है। मतलब ये जो दिख रहा है ना तुम्हें एमीटर, मान लो ये एमीटर जो है ये क्या है, 60 ओम का गैल्वेनोमीटर है। जी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब हिंदी में कहते हैं धारामापी, ठीक है। इसका प्रतिरोध जो है मैं लिख दूं बल्कि यहाँ पर, आर जी बराबर कितना है, 60 ओम। आर जी इजिकल टू 60 ओम, ये है। अब बता दो धारा का मान क्या है, पूछा तो ये है, नीचे दिखाया गया परिपथ में धारा का मान क्या है, आई बराबर क्या। जब ये 60 ओम का हो तो बहुत सिंपल है, तुम कहोगे देखो सर धारा ऐसे जा रही थी, ऐसे आ गई, तो इसका मतलब ये 3 ओम और इसका कितना प्रतिरोध है, 60 ओम, ये दोनों कैसे होगा, श्रेणी क्रम में, और V की वैल्यू 3 है ही, तो आई बराबर V अपॉन आर होता है। आई बराबर V अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 60, बताओ सही है। V की वैल्यू कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई, 3, और कितना हो गया, 63। अब बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। चाहो तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, लेकिन तलंबा क्यों कर रहा हो, तुल्य प्रतिरोध भी तो ऐसी होगा कि 3 + 60, ये तो कहोगे कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, तब इसमें लगा देना। देखो मैं बताऊं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, परिपथ का कुल प्रति, सही करके लिख दूं है ना, कुल प्रतिरोध क्या है, R इजिकल टू, मैं कहूंगा ये और ये कैसे क्रम है, श्रेणी क्रम है, 3 + 60 बराबर कितना आ गया, 63। लेकिन उसने पूछा धारा, तो धारा I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर, और V की वैल्यू कितनी है, 3, और R की वैल्यू कितनी आई है, 63। तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, I बराबर क्या आ गया, 1/21 एम्पियर। चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे, बल्कि ये बिल्कुल सही है, ऐसी छोड़िया ना बोर्ड के एग्जाम में, तो ठीक है। अगर इसे काटना चाहो काट सकते हो तुम, कैसे, वैसे तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप इसे काटना चाहो काट दो, पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ा दो, देखो मैं काट के दिखाऊं आपको, 1/21 लिखा हुआ है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, एक 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ा लिया, 21 से कितनी बार जाएगा, तो देखो थोड़ा सेंस लगा लो, अगर ये 20 होता तो 20 से कितनी बार जाता, 5 बार, लेकिन अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है, 5 बार तो जाएगा नहीं, बिल्कुल सही है। देखो 0.0048, फिर अगली बार 8 बार गया होगा। लेकिन अगर आप इतना भी छोड़िए, कभी सोचो कि यार सर तो देख लिया सर ने, तो ठीक है, एग्जाम्पल में कितना दिया है, बताओ सही है। तो क्या करेंगे हम, आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अब तो इसमें देख ही लिया, 0.048 एम्पियर, ये आ गई, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.048 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट करिए आप इसे, ए सवाल को, और ये डायग्राम भी बना लेना, क्वेश्चन ऊपर दिख ही रहा आपको। ठीक है, नोट कर लिया। बी पार्ट देख लें आप, बी पार्ट में क्या कह दिया भाई, देखो बी पार्ट में कहा है भाग ए, जो भाग ए था उसकी बात करी इसने, बताया गया गैल्वेनोमीटर ही है,
बताया गया है गैल्वेनोमीटर ही है, परंतु इसको RS 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर एमीटर में परिवर्तित किया गया है। मतलब इसके साथ क्या लगा दिया हमने, एक शंट लगा दिया। तो आपको याद होगा जब मैं आपको धारामापी करा रहा था तो मैंने कहा था जब भी सवाल में शंट का नाम आ जा तो समझ लो वो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। याद आ गया? जरूर देखना आप मेरी पिछली वीडियो धारामापी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, RS क्या कह दिया उसने, RS इजिकल टू कितना है 0.02 ओम, ये लगा दिया। तो अब मैं कहूं अब बता दो धारा का मान, पूछा वही है धारा का मान, बार बार ऊपर तो ये लिखा हुआ सबसे ऊपर देखो क्वेश्चन में, नीचे दिखाएगा परिपथ में धारा का मान क्या होगा। पहले ए सवाल करा हमने कर दिया, बी सवाल में वो बोला कि मान लो ये गैल्वेनोमीटर ही है लेकिन इसके साथ हमने शंट लगा दिया है, अब बताओ धारा का मान क्या होगा। कोई बात नहीं है, हम फिर करते हैं। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों का प्रतिरोध कैसे निकालोगे, तुम कहोगे सर अब ये समांतर क्रम में है, क्या है वह किसमें है, तब प्रतिरोध, मतलब पहले तो इन दोनों का निकाल लेंगे हम समांतर क्रम में प्रतिरोध और इसके साथ क्या कर देंगे श्रेणी, फिर वही करेंगे I बराबर V अपॉन R जो इसका आगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रतिरोध तो कैसे निकलेगा भाई, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.02 प्लस 1 अपॉन 60, ये तो होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 0.02 इंटू 60, इससे ये कट गया 60 आ गया ऊपर, इससे ये कट गया 0.02 आ गया, तो ऊपर आ गया 60.02 अपॉन में क्या है 0.02 इंटू 60, ये तो है। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो R डैश, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 0.02 इंटू 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 60.02। अब मैं आपको थोड़ा सा एक सेंस लगा दे दूं, कभी ये सोच रहा हो, वैसे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, नहीं तो काटते काटते थक जाओगे। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, इस 60 के बाद क्या है पॉइंट है, राइट, पॉइंट के बाद क्या है जीरो है, जीरो के बाद ही तो 2 है, वो भी 4 5 6 7 8 9 तो है नहीं, कभी 5 होता तो मैं इसे 1 मान लेता। तो ये बताओ इसे मैं 60 नहीं पढ़ सकता, क्लियर है? तो 60 और ऊपर भी 60 है, लो कट गया। तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.02। ये किसकी आई R डैश, तो तुम कहोगे इन दोनों का आया है। अब ये 0.02 इसके साथ कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम ना हो जाएगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आ रही है? तो ये बात हम यहां लिख देंगे 0.02 ओम व ये जो आया ओम व 3 ओम कैसे हैं श्रेणी क्रम में हैं, तब कुल प्रतिरोध। नोट करिए आप यहां तक, बताओ ये बताओ समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, नोट कर लीजिए क्या करा हमने इसमें, इन दोनों का समांतर क्रम में निकाल लिया, वो हमारा ये आ गया। फिर हम बोले इन दोनों का जो आया है वो ये है और इसके साथ क्या करेंगे अब श्रेणी क्रम, तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा। जब कुल प्रतिरोध आ जाएगा तो V अपॉन I R करके निकाल लेंगे I बराबर। नोट करो यहां तक, कर लिया, वेरी गुड। हाँ क्या कहना है, अब हम क्या कहा हमने कि 0.02 ओम और 3 ओम कैसे हैं श्रेणी क्रम में है, तब कुल प्रतिरोध। तो R बराबर 0.02 प्लस 3 तो 3.02, ये तो आ जाएगा, क्लियर। अब मैं बोला अब धारा क्या कह रहा हो, धारा बताओ। तो I बराबर क्या होता है V अपॉन R, V की जगह पर 3, R की जगह पर, क्या था बता सही है। अब फिर थोड़ा सा सेंस लगाओ कि यार ये भी 3 ये भी 3, अगर मैं काटू तो 1 आगा, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ है 0.2 कुछ तो है, तो पूरा पूरा 1 मत कहो। अगर हम इसे काट गए हैं क्या लिख दें 0.9 लिख दें तो 1 से तो कमी है, तो यही हमारा आंसर होगा। देख लें किताब में क्या दिया है 0.99, वेरी गुड। देखो 0.9 फिर आगे काटा जब भी 9, तो अगर आप यहां भी छोड़िए बिल्कुल सही है, एक्यूरेट आंसर आ गया। अब भी बताओ कैसा लगा आंसर, नोट कर लीजिए इस पूरे सवाल को। ठीक है, कर लिया। इसी का एक पार्ट और है वो भी देख लेते हैं भैया, क्या कह दिया उसने। वैसे आपको अगर रियल में बताऊं ना, जब आप नोट्स बना रहे हो तो इसके 3 चित्र बनेंगे, एक ए सवाल के लिए वही बनेगा पहला, ये नहीं बनेगा। बी पार्ट जब लिखोगे तो ये भी बना लेना, ये जो बनाया हमने ऊपर शंट का नाम उसमें तो दिया बी पार्ट में, ये बना लेना। अब सी सवाल सुन लो, सी में क्या कह दिया, शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है, शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है। तो सी में फिर वैसी बनेगा ए वाला, ए वाला मतलब ऐसे, ए में ए तो बना था ए पार्ट में, वो कह रहा है इसका प्रतिरोध इस टाइम क्या है शून्य है, लेकिन अब तीसरा यूं बनेगा। अब आप यहां पे क्या लिख लोगे, शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है, इसका प्रतिरोध क्या है शून्य है, तो धारा बताओ। लो भैया सी, तो आई बराबर क्या होता है V अपॉन R। मैं बोलूं कितने वोल्टेज हैं 3, R कितना है 3, 3 ही कम 3, तो धारा क्या होगी इस टाइम 1 एम्पियर। अगर ये आदर्श एमीटर है तो इसमें धारा कितनी होगी 1 एम्पियर। बताइए बात समझ में आ गई आपके, नोट करिए इसे भी, ठीक है।
तो यहीं पे हमारे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 4 12th क्लास की फिजिक्स गतिमान आवेश और चुंबकत्व के एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे इसी के अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, सब के सब, आपको कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और जबरदस्त तैयारी कीजिए। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।